हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कल हमने बात की थी इससे इससे पिछली वीडियो में अच्छे मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। तो तीन मेथड बताए थे आपको: इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड। तो इसके बाद अब आता है अगर नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये फिजिक्स का जो है, इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक ऐसा है जहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की शुरुआत हो जाती है। यहीं से आप यहाँ से आगे आप सारा कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और पीएम एमसीक्यू भी आएंगे, सब कुछ आएगा और सब कुछ करेंगे हम। तो तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, ये अब तक आपने पढ़ा था कि जब दो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बट उनके हमें ये पता नहीं था कि वो कितने फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ बात करता है, कूलम्ब्स लॉ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ के कितना फोर्स लगता है उसके अमाउंट को कैलकुलेट करता है। अब यहाँ एक नया वर्ड आया, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज, सबसे पहले पॉइंट चार्ज को देखते हैं। तो पॉइंट चार्ज है व्हेन द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन दैम, द चार्ज बॉडीज आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। यानी कि जब जो चार्ज बॉडीज हैं उनका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है या पॉइंट माना जा सकता है, तो तब वो दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। तो ठीक है, समझ में आया पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। तो कूलम्ब्स, अब नाउ कूलम्ब्स लॉ आता है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, force between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लॉ बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि उनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, चाहे फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली का मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा, स्क्वायर रूप में कम होता चला जाए। जैसे डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाता है? 4 गुना कम हो जाता है, 4 गुना। हम्म, तो ये है इसका मतलब। तो स्क्वायर ऑफ, तो इसे मैथमेटिकल रूप में किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? यानी कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन 1। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये भी इक्वेशन 1। अब दोनों इन इक्वेशंस को कंबाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब आप जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, दैट कांस्टेंट इज के स्मॉल के। तो एफ इजिकल टू K Q1 Q2/r²। अब के क्या है? के है आपका इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे फैक्टर की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है आपका एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ जहाँ केवल वैक्यूम है और एयर है उसको फ्री स्पेस मान सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से इसका फार्मूला निकल के आता है, एफ इजिकल टू
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब तो उम्मीद है कि ये बहुत आसान है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, इसकी वेक्टर फॉर्म पूछ ली जाती है। तो क्योंकि एफ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें सबके पोजीशन, इनकी पोजीशंस शो करनी पड़ेंगी। पोजीशन Q1 किस पोजीशन पे है, Q2 किस पोजीशन पे है, तभी तो हम F की पोजीशन बता पाएंगे। तो मान लीजिए लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1 एंड Q2, इसमें डायरेक्शंस भी दिखाई जाती है वेक्टर क्वांटिटी में। R क्या है, इसकी पोजीशन है, तो देखिए इसकी पोजीशन इस क्वाड्रेंट में देखिए। मान लीजिए Q1 की पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर ये है R1, और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है तो अब इसके जब इन दोनों का, ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे देखते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, R ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। तो इसमें इन टर्म्स में किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इस पर डिपेंड करता है Q1 चूंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो इनमें रिपल्सन होगा, इनके फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो हम जब इसमें इस फोर्स की डायरेक्शन में R1 निकालेंगे, तो इस पे जो लगेगा Q1 पे, Q2 के द्वारा जब फोर्स लगेगा Q1 पे, तो उसे लिखेंगे F12, और F12 की डायरेक्शन में होगा ये। सिमिलरली Q2 पे जो फोर्स लगेगा Q1 के द्वारा, क्योंकि ये लगेगा F2 पे 1 के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसे F से डिनोट कर दिया। तो अब मान लीजिए हम इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में है वो है R12 इस डायरेक्शन में R12, और इस डायरेक्शन में है ये, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर को बोलेंगे R21। तो R21 की वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस R2 ये होगी। ये इनिशियल वेक्टर क्या है इसका, 1 से 2 की ओर जाए, तो फाइनली ये है R21 क्या होगी, R2 माइनस R1। और ये इसका इनिशियल वेक्टर क्या है ये, तो ये होगी R1 माइनस R2, इसी तरह से। तो सिंस F इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सो दैट अब इनका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में हम जानते हैं कि F21 ये वाला फोर्स इसके द्वारा, तो दो फोर्स हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21, ये डिस्टेंस लेंगे R21, ये वाली दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या लेंगे, R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तभी ये वेक्टर फॉर्म में है। अब किसी भी यूनिट वेक्टर को हम, क्या फार्मूला है वेक्टर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, R21 उसका वेक्टर और अपॉन उससे डिवाइड करते हैं, उससे मैग्नीट्यूड से, तो R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो इसी से ये कर लीजिए। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, तो ये इसकी क्यूब हो जाएगी, इसके R21, ये भी R21 है, तो अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो R21 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ये वेक्टर, और यहाँ R1 R2 की क्यूब, यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्यूब, और R21 की डायरेक्शन में वेक्टर। ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो ये तो आ गई इस पे। अब इस पे क्या होगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट है, तो इस डायरेक्शन में इसका जब R21 को काय में बदले R12 में बदलेंगे, तो ये माइनस R21 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो ये माइनस R1 माइनस R2 है ना, R2 माइनस R1, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, R1 माइनस R2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R12। तो R12 जो है वो था माइनस F21, क्योंकि R12 इज इक्वल टू माइनस R21। तो F12
इज इक्वल टू माइनस F21। तो हमें देखने में लगता है कि ये दोनों फोर्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा नियम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दस कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्स लॉ जो है न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो करता है। फ्रॉम दिस फार्मूला इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, तब अगर सेम साइन के तो ये पॉजिटिव आएगा। तो देन F21 इज अलोंग R21 की डायरेक्शन में। तो यानी कि डिनोट्स रिपल्सन, ये बाहर की डायरेक्शन में होगा। ऐसे इस पे देखेंगे तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा। अगर इनके साइन सेम है, वे अपोजिट हैं, तो तब इनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी, तब ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सेम चार्जेस रिपल्सन करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करते हैं। अब एक दूसरी चीज है कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो 11th में पढ़ा होगा, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, उसमें भी क्या है, F इजिकल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जी F इजिकल टू FG इजिकल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर सब में है, तो ये दोनों जो है इनमें क्या समानता है, इनमें दोनों स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये है आपका, देखिए कूलम्स लॉ के बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपकी में। तो इसके बाद तो अगर समझ में आ गया हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे आगे इसकी लिमिटेशंस वगैरह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।